प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकार मीडिया ने बेहूदगी और बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों। एएनआई के इस कार्यक्रम में इस बात की वकालत की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा और रवीश कुमार का इलाज क्यों नहीं करते। अरे आप पत्रकारिता करना सीख लें। अगर आप टेलीविजन पर यानी गोदी मीडिया पर सत्ता से सवाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे मायने ही नहीं रहेंगे, मगर आप वो नहीं करते हैं। मगर दूसरी तरफ दोस्तों एक और चीज सामने उभर कर आई है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के आंखों में आंसू हैं। वो इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा पर एक कार्यक्रम के दौरान बदजुबानी, बेहुदा भाषा या ये कहा जाए गाली देने का आरोप लगा रही हैं। मैं आपको सुनाना चाहूंगा रागिनी नायक किस तरह से रजत शर्मा से कह रही हैं कि आपने मुझे गाली दी और अब आप मुझ पर अदालती केस करना चाहती हैं। आपका पूरा स्वागत है, कह रही हैं रागिनी नायक। मगर सुनिए रागिनी नायक किस तरह से उनकी आंखों में आंसू हैं, अपनी बात रख रही हैं। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे। और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, रागिनी नायक के इस बयान के मुताबिक उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन में रजत शर्मा के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। और दूसरी तरफ इंडिया टीवी की तरफ से रागिनी नायक को और पवन खेरा को और जयराम रमेश को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि अब आपसे अदालत में मुलाकात होगी। क्या इंडिया टीवी के संपादक ने रागिनी नायक को भद्दी गाली दी? मैंने बात औपचारिक तौर पर कही है कि अगर रागिनी नायक के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, अगर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं रागिनी नायक के साथ हूं। मैं हर उस महिला के साथ हूं जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके खिलाफ बदजुबानी या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी वो वीडियो देखा है जो रागिनी नायक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पेश किया है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। मुद्दा यह नहीं कि रजत जी ने क्या कहा है। रजत जी के साथ मैं काम कर चुका हूं। मैं उन्हें एक सज्जन के तौर पर मानता हूं। हालांकि उनकी पत्रकारिता के बारे में मेरी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है, और क्यों नहीं है कुछ देर बाद बताऊंगा। मेरा यह मानना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर इंडिया टीवी रागिनी नायक या कांग्रेस को अदालत में ले जाना चाहती है तो कांग्रेस को अपना पक्ष रखना चाहिए। मगर आज मुद्दा सिर्फ वो नहीं है दोस्तों। जिस टेलीविजन क्लिपिंग का हवाला रागिनी नायक दे रही हैं और अपने बचाव में रजत शर्मा ने जिस टेलीविजन क्लिप का हवाला दिया है, उसमें मैंने एक चीज को नोटिस किया दोस्तों। एक चीज पर मेरी निगाह गई। उस बहस के दौरान रजत शर्मा ये बार बार कह रहे थे रागिनी नायक से कि मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात, रजत शर्मा ऐसा क्यों कर रहे थे? भाई आपने एक मेहमान को बुलाया है, आप इस अंदाज में भाजपा के प्रवक्ता से तो बात नहीं करते ना। तो फिर आप कांग्रेस की प्रवक्ता से ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता हूं? सबसे बड़ी बात, पिछले 8-9 सालों में तमाम न्यूज चैनल डिबेट्स में क्या कभी आपने देखा है कि कोई गोदी मीडिया न्यूज एंकर सत्ता पर बैठी भाजपा से भिड़ रहा हो, उससे सवाल कर रहा हो, लगातार सवाल कर रहा हो? ये लोग लगातार सिर्फ विपक्ष से ही भिड़ रहे होते हैं। तो मेरा रजत जी से सवाल, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता? यह कौन सी मानसिकता है? मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो आपका रिश्ता है उसका एक इतिहास है। चाहे आरएसएस से आपके ताल्लुकात हों,
चाहे कॉलेज के जमाने से अरुण जेटली से आपके जो ताल्लुकात थे, फिर दिल्ली के क्रिकेट संघ का जो आपको अध्यक्ष बना दिया गया था, इस सरकार ने न जाने कितने पुरस्कारों से आपको नवाजा, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो हाल ही में आपने कसीदे पढ़े, जिसका जिक्र मैं आगे जाके करूंगा। मगर आज मैं आपके सामने एक और चीज लेकर आया हूं दोस्तों। एएनआई के कार्यक्रम में उनकी जो संपादक हैं स्मिता प्रकाश, वो ये कहती हैं कि यूट्यूबर्स की लिस्ट में टॉप 25 में मोदी समर्थक पत्रकारों का कहीं नाम नहीं है। वो बाकायदा कहती हैं कि नंबर 1 पर अभिसार हैं, उसके बाद रवीश हैं, उसके बाद ध्रुव राठी हैं। मगर आगे जाकर जो वो कहती हैं वो बहुत खतरनाक है। वो ये कहती हैं कि सरकार इनका इलाज क्यों नहीं करती। मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने और फिर आप बताएं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही थी। सुनिए। About when you were talking about Dhruv Rathi and all, na, this is what it is. This is the top among the top, na, those who are doing. Number 3 पे अभिसार शर्मा, number 4 पे रवीश कुमार official, number 5 पे ध्रुव राठी. Ajit Anjum is 11, has not been able to deal with an ecosystem or promote an ecosystem to put its point of view. आज ये लोग पत्रकारिता के नाम पर ढोंग करते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं। इनफैक्ट जब इन मोहतरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था तो पहला सवाल जानते हैं क्या था? कि भाई ये चुनाव तो है औपचारिकता के नाते, जबकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई थी। सुनिए इन्होंने अपने इंटरव्यू में पहला सवाल क्या किया था, देखिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये जमकर चाटुकारिता, मगर दूसरी तरफ वो खतरनाक सोच कि आप अभिसार शर्मा का इलाज क्यों नहीं करते, आप ध्रुव राठी का इलाज क्यों नहीं करते, या रवीश का कोई इलाज क्यों नहीं करते। जहां तक मेरी बात है तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में मुझ पर झूठे इनकम टैक्स के केसेस किए गए, जिसे मैंने लड़ा और मैंने जीता। न सिर्फ मुझ पर निशाना साधा गया, आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरे परिवार को भी नहीं बख्शा गया। उसके बाद HW न्यूज जिस संस्था के साथ में जुड़ा हुआ था, उस पर इनकम टैक्स की रेड मारे गए, उसे इतना परेशान किया गया कि वो चैनल ही बंद हो गया। न्यूज क्लिक सबसे पहले ईडी रेड मारता है, उसके बाद इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है उस पर, और फिर आतंकवाद विरोधी दस्ता हमारे घरों में घुसता है। प्रबीर पुरकायस जो कि न्यूज क्लिक के संपादक हैं, उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में भेज दिया जाता है। यह बात अलग है कि कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है और उन्हें रिहा कर देती है। कहने का अर्थ क्या है, जितना जुल्म करना था सरकार तो कर ही रही है ना। तो ये मोहतरमा क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं कि भाई सरकार इनके बारे में कुछ करती क्यों नहीं, क्या चाहती हैं कि सरकार हमारे बारे में क्या करे। हकीकत यह है दोस्तों कि दुनिया भर में हमारा मीडिया बदनाम है, और इतनी तेजी से हमारे मीडिया के चरित्र में परिवर्तन आया था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2014 से पहले इसी मीडिया ने सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल किए थे। उस वक्त मुझे लगता था कि हमारा मीडिया साहसी था, नहीं, ये कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार के रहमो करम थे। अगर उन्होंने भी कड़ाई से वही तमाम हरकतें की होती जो पिछले 10 सालों से मोदी सरकार कर रही है, तो शायद उस वक्त भी मीडिया ये सवाल नहीं करता जो कर रहा था 2014 से पहले। इसका मतलब इस देश के अंदर मीडिया की आजादी एक ढकोसला है, सवाल करना अपने आप में बहुत साहसी है। इसीलिए इनका जो गोदी मीडिया है, इनका जो चाटुकार मीडिया है, वो इस बात की वकालत कर रहा है कि अभिसार, रवीश और ध्रुव का इलाज क्यों नहीं करती सरकार। मगर इस बयान को आप आइसोलेशन में मत देखिए, अलहदगी में मत देखिए दोस्तों। याद कीजिए, आज तक से इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस इकोसिस्टम का इलाज मैं ही करूंगा, क्योंकि आज तक का बैठा पत्रकार उनसे यह सवाल कर रहा था कि प्रधानमंत्री, आज हमने आपसे सारे कठिन सवाल किए। बदले में प्रधानमंत्री कहते, नहीं, ये जो आप कठिन सवाल करते हैं ना, आप पर दबाव होता है खुद को पत्रकार साबित करने का, और यह दबाव आपको आता है एक इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम यानी वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो पत्रकारिता का धर्म का निर्वहन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने उस वक्त इन पत्रकारों के इलाज की बात की थी। और अब जब नतीजे आ गए हैं तो इनके चाटुकार बैठकर ये तमाम बातें कर रहे हैं कि इनका इलाज क्यों नहीं होता। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत में मैं बात रजत जी की कर रहा था। मैं आपको बतला चुका हूं, ये मेरे बॉस रहे हैं, निहायत ही सज्जन आदमी हैं, इसीलिए वो जो मैंने सुना था उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसकी जांच हो, इसकी फॉरेंसिक जांच हो कि उन्होंने क्या कहा, वो बात सामने आ जाए। मगर सबसे शॉकिंग बात, रजत जी बेशक सज्जन हो मगर इनकी पत्रकारिता के बारे में नहीं कहा जा सकता। याद कीजिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता कर रहे थे, सुनिए खुद। इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। बहरहाल दोस्तों, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया टीवी के किसी भी बहस में अब हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। अब उनका कोई भी प्रवक्ता इंडिया टीवी के चैनल में नहीं जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, मुद्दा सिर्फ इंडिया टीवी का नहीं है। आप जानते हैं ये वो चैनल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 78 सीटें दे रहे थे। 80 में से 78, और इनमें इतनी भी शर्म नहीं है। और जब नतीजे आए, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43 सीटें मिली, 43 सीट्स, जमीन आसमान का फर्क। कितने लोगों ने माफी मांगी बताइए? बावजूद उसके बेहूदगी से ये लोग सामने आए। प्रदीप गुप्ता ऑफ एक्सिस रो जरूर रहे थे और इन्होंने इंटरनेशनल फेम भी हासिल किया। CNN तक इनकी बेहूदगी की चर्चा कर रहा था। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ये वो पोलस्टर्स हैं जो खुलकर भाजपा के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, और यह अतिशयोक्ति नहीं, यह तथ्य है। दूसरी बात, मुझे आपको कतई बतलाने की जरूरत नहीं है वो कौन है, ए वोटर, डी वोटर। वो आदमी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में गुप्त कैमरे में पकड़ा गया था चोरी करते हुए, और ये कह रहा था कि भाई हम नतीजों को इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रफू पैबंद कर सकते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों। तो इनकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया जा सकता है क्या? ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। उस प्रशांत किशोर को देखा, कितनी बड़बोली बातें कर रहे थे, और अब दोबारा सामने आ रहे हैं और दोबारा वही बड़बोली बातें, वही बड़ी बड़ी बातें करना। इन सब पर आशीर्वाद किसका है? ये लोग किसके लिए काम करते हैं, ये मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। और अब यही कुनबा कह रहा है कि सत्ता से सवाल करने वालों का इलाज किया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अभिसार शर्मा का इलाज होना चाहिए? और क्या इलाज करना चाहिए सरकार, मैं समझना चाहता हूं। आप हर एजेंसी से मुझे परेशान करवा चुके हैं, क्या विकल्प बचता है अब आपके पास? किस तरह से और परेशान करेंगे आप? सच की आवाज को नहीं दबा सकते आप, कभी नहीं दबा सकते। मेरी इन बातों को याद रखिएगा। आप तमाम प्लेटफॉर्म्स को बंद भी कर दें मगर आप सच की आवाज को नहीं रोक सकेंगे। यह भारत एक बहुत ही महान देश है, इसके अंदर भूख है सच्चाई की। उस भूख को आप खत्म नहीं कर सकते। जितना आप उस भूख को दबाइएगा उतना वो काउंटर प्रोडक्टिव, आपके लिए घातक साबित होगा। और हां, जाते जाते एक और बात, और यह मैं अपनी बिरादरी के लिए कहना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से जब से नतीजे आए हैं, मेरे कई मित्रों ने मुझे कॉल किया, कई दोस्तों ने मुझे कॉल किया, और वो मुझे बधाई दे रहे हैं कि अभिसार, ये आप ही के सवाल पूछने की वजह से भाजपा जो है वो बहुमत से 30 सीटें गिर गई हैं। आप, ध्रुव राठी, रवीश। सबसे पहली बात दोस्तों, राजनीति एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। किसी भी पत्रकार को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरी वजह से मोदी जी की सीटें गिर गई। नहीं, राजनीति एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है, मगर हां, सत्ता को सवाल करने चाहिए। दूसरी बात, चाहे मैं हूं,
या जो 2 अन्य पत्रकार जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर आप 100 लोगों की बात करें तो शायद उन 100 लोगों में से हम लोग 5 से 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं। अधिकतर लोगों तक अब भी गोदी मीडिया पहुंच रहा है। गोदी मीडिया अब भी करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है, उनको ब्रेन वॉश कर रहा है। तो ये तुलना ही बेमानी है उन पत्रकारों में जो सत्ता से सवाल करते हैं और वो गोदी मीडिया जो सत्ता के सामने नतमस्तक है। बदनसीबी से ये लोग अधिकतर घरों तक पहुंचते हैं। और फिर हाथ जोड़कर मैं अपने उन तमाम पत्रकारों से अपील करना चाहूंगा कि इस गलतफहमी को मत पालिए कि आपकी वजह से कुछ सीटें कम हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह आपका काम भी नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में बैठे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता से बाहर हो, यह आपका काम नहीं है। मगर हां, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 10 सालों में सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर निशाना साधा गया है। इनकम टैक्स रेड मारी गई हैं, आतंकवाद की धाराओं में आपने उन्हें जेल में बंद किया है। आपने पत्रकारों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और आपके सामने मैं हूं, जीता जागता प्रमाण। जब मैंने एबीपी न्यूज छोड़ा था दोस्तों, उसी दिन मुझे हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। कुछ ही महीनों बाद पत्रकारिता का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, रामनाथ गोविंद का पुरस्कार मुझे मिला था। और आज मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे भूल जाइए, रवीश के लिए कोई जगह नहीं है जो कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। यह हालत है और यह हकीकत है। तो यह बात तय है कि पिछले 8-9 सालों में सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए हालात मुश्किल पैदा हुए हैं, मुश्किल पैदा किए गए हैं। मगर वो गलतफहमी मत पालिए कि आपकी वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता से जा रही है या सत्ता में आ रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।